नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है जीवन? तो हम लोग आज इस सेशन के अंदर उस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा राजस्थान में वर्तमान में हो रही है। ये ना तो आरएएस की भर्ती है ना ही एसआई की, लेकिन दोनों से कम भी नहीं है, दोनों के ही बराबर की भर्ती है। और वो भर्ती है जो कि अपने पीछे सबको दिखाई दे रहा है, ईओ और आरओ की भर्ती। भर्तियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन उन भर्तियों के अंदर भी जो सबसे बेहतर भर्ती होती है वो भी ईओआरओ की है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये भर्ती क्यों आरएएस और एसआई से भी बेहतर है, या इसके समकक्ष बहुत सारे एग्जाम जो हम लोग देते हैं उनमें भी ये बेहतर भर्ती है। इसका देखो बेसिक जो कारण है वो तो ये रहता है कि ये एग्जाम कोई भी दे सकता है। जैसे आरएएस है उसके लिए आपको एक लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है और कुछ विषयों के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए और आपका हिंदी और इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए। एसआई का एग्जाम हम लोग देते हैं, वहां पे हिंदी पे बेहतर कमांड होनी चाहिए और 13-14 सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड होनी चाहिए। लेकिन ईओ के अंदर अपने को क्या चाहिए? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान भूगोल, पॉलिटी, इंडिया और राजस्थान की करंट अफेयर और नगर पालिका अधिनियम, योजनाएं और रूल्स। इतनी सी तैयारी के अंदर अगर अपने को इतना बेहतर पद मिल रहा है तो उससे बेहतर स्वर्णिम अवसर किसी के लिए कुछ हो भी नहीं सकता। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के अंदर अगर सबसे सरल कोई एग्जाम और इतना बड़ा पद अपने को मिल रहा है वो ईओआरओ के अंदर ही मिल रहा है। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा सभी को लेना चाहिए। राम राम, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो और गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। अभी तूफान आ रखा था इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए, क्या स्ट्रीमिंग के अंदर देरी हो जाती है। चलो इस सेशन पे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। बेसिक बातें मैंने बताई दी, तो यहां पे ये जो सेशन रहेगा इसके अंदर 2-4 बातें जो आपके कॉमन सवाल दिखाई दे रहे हैं वो तो हम लोग देखेंगे ही। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो भी हम लोग इस सेशन के अंदर करेंगे। सबसे पहले देखो, हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, उस प्लान पे ही यहां पे चर्चा की जाएगी। अब बात हो रही है ईओ और आरओ की। जब ईओ और आरओ की बात करते हैं तो ये किसी भी शहर के लिए इतना महत्वपूर्ण पद होता है कि बिना ईओ की नजरों से गुजरे हुए कोई भी काम शहर में नहीं हो सकता। जब हम लोग राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पढ़ेंगे तो उसकी धाराएं पढ़ेंगे, सेक्शन 45, सेक्शन 46 और सेक्शन 47। वहां पे हमें पता लगेगा कि इनके कितने सारे काम होते हैं, फिर आगे की धाराओं में और पता लगता चलेगा। वैसे हम लोग धारा प्रवाह आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखो, आप लोग जब ईओ बन जाओगे तो इस प्रकार से आपको कुर्सी मिलेगी अधिशासी अधिकारी की, या फिर आरओ बन जाओगे। विकास का काम होगा शहर के अंदर, वो भी आप लोगों को करना होगा। यहां पे जन सुनवाइयां, समस्याओं का समाधान, वो भी आप लोग ही करोगे। सड़क निर्माण हो, जलापूर्ति व्यवस्था हो, साफ सफाई का काम हो, सारा आप लोगों के द्वारा आपकी नगर पालिका आपके शहर के अंदर किया जाएगा। उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात आमतौर पे हम लोग सुनते हैं हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में, वो होती है जन्म, परण और मरण। तो किसी भी शहर में जन्म, परण और मरण से संबंधित अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पद है वो भी ईओ का ही पद है। व्यक्ति जन्मेगा तो जो अस्पताल रहेंगे उनसे रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो। जब व्यक्ति पढ़नेगा उसका रजिस्ट्रेशन हो, मकान खरीदेगा उसका रजिस्ट्रेशन हो, जमीन खरीदेगा उसका रजिस्ट्रेशन हो, जमीन पे कोई निर्माण करवाता है, टूट फूट सुधरवाता है, सारे काम ईओ के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। अंत में राम नाम सत्य होता है, तो उसके लिए भी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी शहर के अंदर ईओ को दी जाती है। यानी व्यक्ति का पूरा जीवन, चाहे सामाजिक जीवन हो चाहे आर्थिक जीवन हो, इस ईओ के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये ईओ के पद का महत्व होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण पद क्यों हो जाता है कि हम लोग इसको आरएएस के समकक्ष मान रहे हैं, इसको हम लोग एसआई से लेवल का एग्जाम मान रहे हैं। जैसे पुलिस एसआई होते हैं उनके लेवल का एग्जाम होता है। तो ये तो कॉमन बातें हो गई, ये सारी चीजें इन ईओ के द्वारा ही यहां पे मेंटेन की जाती है। फिर बात आती है कि यहां पर ये जो एग्जाम होगा, मैंने सबसे पहले यही कहा था, ये जो एग्जाम होगा ये सबसे सरल एग्जाम है। राजस्थान में आप सीईटी का एग्जाम दे लो, आरएएस का दे लो, एसआई का दे लो, प्रोफेसर्स का, किसी का भी एग्जाम दे लो,
अगर सबसे आसान कोई एग्जाम है वो ईओ और आरओ का एग्जाम है। अब देखो इसका पैटर्न क्या है, ये इस टाइप का सा इसका पैटर्न रहता है। इस पैटर्न में अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पे सबसे सरल सिलेबस दे रखा है। अब यहां पे क्या होता है, 120 सवाल आपके इस एग्जाम के अंदर आएंगे। पहले इन बातों पे चर्चा कर ले, बाद में आपके सवाल रहेंगे उनके मैं जवाब दे लूंगा। तो 120 टोटल सवाल रहेंगे, 120 मार्क्स ही आप लोगों को मिलेंगे, और अगर आपने गलती कर दी तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। फिर सवाल उठता है कि पेपर कैसा आएगा, तो ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, यानी आपके एक सवाल रहेगा, उसके 5 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से 4 तो उत्तर होंगे। अगर 4 का उत्तर नहीं दे पाते तो 5वां ऑप्शन होगा नॉट अटेम्प्टेड, अनुत्तरित सवाल का ऑप्शन रहेगा, उसको भी भरना जरूरी हो जाता है। तो यानी 120 सवालों के अंदर हम लोग यहां पे ईओ और आरओ बन सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है इस एग्जाम की। अब ये जो 120 सवाल हैं, इनमें भी आरपीएससी ने कह दिया कि इतने सवाल हम लोग इस सिलेबस से पूछेंगे। तो सिलेबस देखते हैं इसका। बेसिक सिलेबस क्या है, राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री और हेरिटेज, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास और विरासत से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और राजस्थान के बारे में आमतौर पे राजस्थान में आप जो भी एग्जाम देते हो उसमें सवाल पूछे जाते हैं, बेहतर नॉलेज होता है। लेकिन और बेहतर नॉलेज हमारे को यहां पे डेवलप करना पड़ेगा राजस्थान बेस पे। अब बात आती है कि राजस्थान कला संस्कृति इतिहास और विरासत के सवाल कितने आएंगे, तो हम लोग कहेंगे यहां पे सवाल आ रहे हैं 20 सवाल, नंबर कितने 20 नंबर, और परसेंटेज कितना हुआ तो 16.67% यहां पे राजस्थान कला और संस्कृति को इस एग्जाम के लिए इंफेसिस दिया गया है। उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी के भी 20 सवाल। फिर बात आती है पॉलिटी की, तो राजस्थान और इंडिया की दोनों पॉलिटी और पॉलिटिक्स के 20 सवाल, करंट अफेयर के 20 सवाल। फिर सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा, तो हम लोग कहते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, इसके 3 नियम और योजनाएं, उनके 40 सवाल आएंगे। तो इन सबको मिला के हम लोग कहते हैं 120 सवाल आएंगे, जिसमें 33.33% होगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम स्कीम और रूल्स का। अब इस प्रकार से ये पूरा का पूरा डाटा यहां पे एम्फेसाइज किया गया है। ये कॉमन चीजें हैं। फिर देखो यहां पे अब कॉमन जो बातें हैं जो यहां पे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा। सबसे एक तो इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इसके अंदर सीईटी है। तो राजस्थान के अंदर आमतौर पे जो आरएसएसबी एग्जाम लेती है उसमें सीईटी को मुख्य आधार बनाया गया है। तो अगर आपको ईओ बनना है तो सीईटी यहां पे हम लोग कहेंगे नो, और नो मीन्स नो, भविष्य में भी सीईटी ऐड नहीं हो सकती। स्पोर्ट्स कोटे से जो बास्केटबॉल हॉकी क्रिकेट कबड्डी से आ रहे थे, अगर कांस्टेबल बनना है उनके लिए भी सीईटी चाहिए, लेकिन यहां पे किसी प्रकार की कोई सीईटी नहीं है। प्री भी 120 नंबर, मेंस भी उसी में शामिल, इंटरव्यू भी उसी में शामिल। यानी ना तो आपका मेंस है इसके अंदर किसी प्रकार से कोई लिखित एग्जाम देना है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू देना है, दोनों ही नहीं है, केवल प्री एग्जाम है। और 120 सवाल अगर आप यहां पे अटेम्प्ट कर देते हो, और बेसिकली पिछली बार कितने थी 85 के आसपास कट ऑफ थी, तो यहां पे इतने से सवाल आपको करने हैं, ना मेंस लिखना ना इंटरव्यू लिखना, सीधा सिलेक्शन ईओ और आरओ के अंदर हो जाता है। तो इतना सरल कोई एग्जाम हो सकता है, यस या नो के अंदर आप लोग बताओ। मैं आनंददायक हूं, यूट्यूब पे पॉलिटिक्स कैसे नहीं आ रही, चलो ले रहा था उसमें भी बातें करेंगे, है ना। चलो अब बात आ रही है वैकेंसी कब आएगी, ये कॉमन सवाल है। अब देखो सीईटी वाला क्लियर हो गया, सवाल भी पता लगे कितनी है। फिर बात आती है वैकेंसी कब आएगी। इससे रिलेटेड एक बेहतर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो उससे चीजें समझ में आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को सारे लोग जानते हो, अमेरिका को हम लोग जानते हैं, और दुनिया का जो अभी परिदृश्य देख रहा है उस परिदृश्य को समझो, जो पिछले 20-25 सालों का परिदृश्य। अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, सीरिया को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, अफगानिस्तान पर अटैक किया, लीबिया पर अटैक किया, बर्बाद कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका वाले उठा के न्यूयॉर्क लेके चले गए। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया तो वहां पे अमेरिका की हालत खराब हो गई, अमेरिका वहां पे फंस गया। अब इस एग्जाम से इन बातों का क्या लेना देना, एक तो देखो करंट अफेयर की बात है और इसका सीधा लेना देना है। इससे हमारे को एक शिक्षा मिलती है
कि जिस देश ने अपने आप को पहले ही मजबूती से तैयार कर रखा था, वो देश पूरी मजबूती के साथ अपने दुश्मन के सामने खड़ा था। और जिन देशों ने ये इंतजार किया कि जब लड़ाई होगी उस दिन देखा जाएगा, अभी करते हैं व्यापार। यानी ये जो बाकी के एग्जाम्पल दिए मैंने, वो सब लोग व्यापार में लगे रहे कि हमारे पास में तेल है, पैसा ही पैसा आ रहा है, अमेरिका हम पे अटैक नहीं करेगा। और ईरान के पास में भी वो पैसा आ रहा था, लेकिन उसने मिसाइलें डेवलप की, अपनी सुरक्षा को मजबूत किया, डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया, तो अमेरिका उसको हरा नहीं पाया और बाकी देशों को नेस्तो नाबूद कर दिया। यही एग्जाम के अंदर होता है। जब EURO को मानो अमेरिका, और हमारी जो RPSC वो डोनाल्ड ट्रंप से कम है नहीं, तो कभी भी इस एग्जाम को वो ऑर्गेनाइज करा सकती है, कभी भी घोषणा कर देगी कि EURO का एग्जाम फला तारीख को है। क्या वो घोषणा होने के बाद में हम उन लोगों की बराबर स्थिति में होंगे जो ऑलरेडी पिछले एग्जाम की तैयारी से अपने आप को जुड़े हुए लगाए रखे हुए हैं? 2022 से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी तो जुड़े हुए हैं कुछ लोग, जैसे 2-2.5 हजार ऐसे लोग होंगे जो उस जमाने से तैयारी कर रहे हैं और आज भी कंटिन्यू रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने अब तैयारी शुरू कर दी। तो अगर हमारे को किसी भी लक्ष्य को पाना है तो तैयारी तो देखो पहले से ही शुरू करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता, और जितना पसीना शांति काल में बहा दिया जाता है उतना ही खून कम युद्ध काल में बहता है। वैसे ही यहां पे अगर अपने को कैजुअलिटीज नहीं करवानी है, सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है, तो अपने को इन 20 सवालों के लिए मजबूती से पहले ही तैयार करना पड़ेगा। एग्जाम डिक्लेयर होने के बाद में 6-7 महीने का टाइम मिलता है, और उसके अंदर हमारे को यह लगता है कि सिलेबस को कवर कर लेंगे, लेकिन सवाल जब पूछे जाते हैं वो डीपली पूछे जाते हैं। अब इसका छोटा सा मैं मंत्र दे दूं। छोटा सा मंत्र ये है कि आप एक काम करना, जो पिछला PSI का एग्जाम हुआ उसका पेपर लेना, या EURO का पेपर लेना जो अभी 23 मार्च 2025 को हुआ था, और उस पेपर को देखना। उस पेपर में अगर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो कि पॉलिटी के सवाल मैं आसानी से कर पा रहा हूं, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री के सवाल आसानी से हो पा रहे हैं, तब तो हमें यह इंतजार करना चाहिए कि जब भर्ती आएगी तब हम लोग इस एग्जाम के अंदर अपने आप को तैयारी में झोंक देंगे। और अगर उन सवालों में दिक्कत आ रही है, RPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोगों से आसानी से नहीं हो पा रहे हैं या समझ में ही नहीं आ रहे, तब हमारे को तैयारी के अंदर जुट जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल नो डाउट बेहतर रहेगा। RPSC उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा चुकी है। पिछले EO का पेपर भी बेहतर रहा था, केवल नगर पालिका अधिनियम के सवाल थोड़े से आसान पूछे थे। तो इस बार जरूरी नहीं है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में ऐसा हुआ था। जूनियर अकाउंटेंट में पहले RSR और GF एंड AR के सवाल आसान पूछे जाते थे, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतर सवाल बनाए, तो वहां पे बहुत सारे लोग आउट हो गए। तो ये आपके साथ ना हो, केवल 120 सवालों की ही तो तैयारी करनी है, और ये आसानी से कर लिए तो पूरे के पूरे चांसेज बन जाते हैं हमारे सिलेक्शन के। अगली बात होती है भर्ती की। भर्ती देखो, जब पद खाली होते हैं तो भर्ती तो आती ही है। IAS के जैसा ये एग्जाम नहीं है कि हर साल भर्ती आएगी, ना ही NDA, ना ही NIT, ना ही JEE के जैसा एग्जाम है कि हर साल भर्ती आएगी। RAS में भी ऐसा होता था, 2-3 साल के बाद भर्ती आती। SI का एग्जाम देखो, 21 वाला तो कैंसिल हो गया, यानी 2018 में हुआ था शायद, तो उसके बाद में अब एग्जाम हुआ है, तो इतना लंबा गैप तो उसमें भी आ गया। तो EO का जो एग्जाम है वो भर्ती 2022 की है। हमारे को ये लग रहा है कि 25 में एग्जाम हुआ है तो 26-27 में नहीं आ सकती, 22 की भर्ती है, यानी कि ऑलरेडी इतना टाइम खर्च हो चुका है। तो भर्ती, पद खाली है तो हर हाल के अंदर उन पदों को भरना ही होता है, तो उसके लिए भर्ती लेनी होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई बेरूजी बोमिया जी नहीं है जो बूझा कर दे कि अगले ही महीने भर्ती आ रही है। तारीख कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता पा रहा है कि इस फला तारीख को भर्ती आ जाएगी तो वो अपराध में संलिप्त है, वो पेपर लीक में संलिप्त हो सकता है, क्योंकि इतनी गुप्त जानकारियां उसको पता कैसे लगी? कोई फिक्स तारीख तो बता ही नहीं सकता। तो देखो, पद खाली होते हैं तो संभावना होती है कि भर्ती आएगी, और ये फेमस भर्ती हो चुकी है, इसलिए भी इस भर्ती के आने के बारे में पूरी की पूरी बातें हैं। अब बात आती है योग्यता की। एक कॉमन सवाल है योग्यता। आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए, BA किया है तो भी एलिजिबल हो, BCom किया है तो भी एलिजिबल हो, BSc की है तो भी एलिजिबल हो। उम्र आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष,
और 18 से लेके 40 तक, यानी 18 साल का बच्चा भी ये एग्जाम दे सकता है और 40 साल के बुजुर्ग भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इस तयशुदा एज ग्रुप के बीच में अगर आप आ रहे हो तो आप इस एग्जाम के अंदर अपने आप को अपीयर कर सकते हो। ये कॉमन सी हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में ये एग्जाम आपका लिया जाएगा। ये इससे रिलेटेड कॉमन बातें हैं, चीजें समझ में आ गई। हाँ, 2027 पर तैयारी देखो कॉमन, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। मेरा तो यही मानना है, जैसे कि मैं इससे रिलेटेड पिछली दोनों भर्तियों से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे नगर पालिका अधिनियम है, वो तो लगभग जो भी सेलेक्ट हुआ होगा पढ़ा ही है, सेलेक्ट नहीं हुए उन्होंने भी पढ़ा है, दोनों ही भर्तियों के अंदर। तो एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच के अंदर ऐसी कुछ लग नहीं रहा था कि ये भर्ती आएगी, तो मैंने भी इससे रिलेटेड पिछले 5-7 महीनों के अंदर कोई वीडियो नहीं बनाया था। अब यहाँ पे क्या है कि कई बार कुछ एग्जाम नहीं होते, जैसे भी आरएस का एग्जाम भी नहीं है, एसआई का एग्जाम वो कैंसिल हुई है भर्ती, उसका एग्जाम होने वाला है। और किसी भर्ती के बारे में जब वापस एक माहौल बनता है तब ये चांसेस रहते हैं कि निकट भविष्य में वो भर्ती आ सकती है। और पद बहुत सारी आसपास ही नगर पालिका देखो, वहां पे चार्ज जिसको दे रखा है, कहीं पर फायर ऑफिसर को चार्ज दे रखा है, यानी ईओ तो है ही नहीं, है नहीं तो भर्ती आनी है। बस इतनी सी बात यहां पे बेसिकली मैं बता सकता हूं। अब देखो ये कॉमन सी चीज है, योग्यता ये हो गई। अब बाकी चीजें से रिलेटेड, अब देखो मेरा ये जो सेशन है इसमें ये बताना था कि एक तो यहां पे इस भर्ती से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, और ये कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही रहेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में हम लोग अब इस सेशन के अंदर बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासें रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। एक तो ऑनलाइन तो जैसे ऑनलाइन होती है वैसे ही रहेगी, सबको पता है आप ऑलरेडी। ऑफलाइन का क्या रहेगा, ऑफलाइन रखने का ये भी आधार रहता है कि कुछ लोगों को चीजें ऑनलाइन इतनी बेहतर तरीके से या इतने कनेक्शन के साथ में नहीं आती जितनी ऑफलाइन में आती है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वहां पे ऑफलाइन क्लासें रहेगी, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी रहेगी, यानी जब तक क्लास रह रही है उस समय तक आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो, क्लासेज ले सकते हो। उसके बाद में आप लाइब्रेरी में बैठ के उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, या जितना भी पढ़ाया गया है या जो टेस्ट की तैयारी करनी है वो लाइब्रेरी में बैठ के कर सकते हो। उसके बाद में आपकी रिवीजन क्लासेज रहेगी। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और जो किताबें हैं, नोट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे मिलेंगे। ये कॉमन चीजें हैं यहां पे। चलो आगे देखो, फिर टेस्ट सीरीज भी रहेगी। टेस्ट सीरीज के अलावा यहां पे एक चीज महत्वपूर्ण होती है, वो है मेंटरशिप। जब हम लोग कोई तैयारी करते हैं उस दौरान हमारे बहुत सारे मानसिक उतार चढ़ाव आते हैं, तो अगर हमारे को बेहतर मेंटर मिलता है तो हमारी जो मानसिक समस्याएं होती है उनका समाधान कर देता है। तो एक तो मेंटर वहां पे काम आता है। दूसरा, अगर किसी सवाल में हमें दिक्कत आ रही है कुछ, क्योंकि लीगल सब्जेक्ट है, पॉलिटी भी लीगल सब्जेक्ट है, इसके अलावा हमारा ये जो नगरपालिका अधिनियम है ये भी लीगल सब्जेक्ट है। तो जब ये लीगल सब्जेक्ट है तो शब्दावली से संबंधित यहां पे दिक्कत आ सकती है, तो उस दिक्कत को हम लोग ऑफलाइन बैच के अंदर दूर कर सकते हैं, आमने सामने बैठ के। वैसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। जैसे प्रियम्बल में एक शब्द लिखा हुआ है, डू हियर बाय, एतद द्वारा, तो उसका क्या मतलब होता है आप लोग बताओ। तो वो कई बार उन शब्दों के अंदर दिक्कत आ जाती है, तो उसको हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्लियर करने का प्रयास करें। यहां पे इसके अलावा ये जो कोर्स रहेगा ऑफलाइन है, वो जयपुर के अंदर एक दिव्य दृष्टि क्लासेज है। पता, रिद्धि सिद्धि आजकल अपनी शिक्षा नगरी जयपुर का हब हो रखा है, वहीं पे दिव्य दृष्टि क्लासेज है, वहां पे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसके अलावा दूसरा है ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच रहेगा तैयारी कर लो एप्लीकेशन पे, उसके बारे में आप लोग सभी जानते हो और लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। तो ऑफलाइन बैच दिव्य दृष्टि क्लासेस जयपुर रिद्धि सिद्धि पर, और ऑनलाइन बैच तैयारी कर लो एप्लीकेशन पे रहेगा। अगर भविष्य में ऐसा रहा कि और सेंटर पे भी अगर लगा कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने चाहिए तो वहां पर भी इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा। बेसिकली जयपुर के अंदर तो आ सकते हैं, तो यहाँ पे उस सेंटर में उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद में अपने जीवन में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। ये तो बेसिक चीजें हम लोगों ने बताई दी कि ये प्रोग्राम कैसे रहेगा। ऑफलाइन क्लासेस दिव्य दृष्टि क्लासेस, ऑनलाइन सेंटर, तैयारी कर लो एप्लीकेशन, और तैयारी ढंग से करेंगे
तो अपने जीवन के अंदर भी ये सेलिब्रेशन रहेगा कि सफलता का डंका बजा देंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जो सेलेक्ट हुए वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब देखो, ये तैयारी कर लो ऐप से रिलेटेड, ये बता ही दिया, ये कोर्स इतने का रहेगा और इसके अंदर ये चीजें अपने रहेगी। तो दोनों एप्लीकेशन पे जाके आप लोग इस कोर्स को देख सकते हो। तो ये बेसिक बातें हमारी हो गई। हाँ, कुचामन के अंदर स्टार्ट कर दिया, कुचामन के अंदर है, वहां पे लोकल एरिया है, तो लोकल एरिया के लिए जो आरएएस की तैयारी है उनके लिए, क्योंकि कुचामन के अंदर आरएएस की फैसिलिटी नहीं थी, तो उसके लिए तो ये हम लोकल है वहाँ के, तो अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है कि जो जयपुर में फैसिलिटी है उस प्रकार का आरएएस का एक संस्थान वहां पर भी हो। तो ये कॉमन बुक्स देखो, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रहेगा इसके अंदर नोट्स महत्वपूर्ण है। अभी जैसे कॉमनली मैं आपको बताऊं कि जो नगरपालिका अधिनियम रहेगा उसके लिए सबसे बेस्ट होता है बेर एक्ट। बेर एक्ट नाम सुना है कभी? बेर एक्ट यानी उसके अंदर कुछ भी चीज ऐड नहीं होती। तो जितने भी लीगल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम लोग भारतीय न्याय संहिता देखें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखें, आईपीसी नाम सुना होगा, सीआरपीसी सुना होगा, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट होते हैं, या भारत का संविधान ले लो। तो जितनी भी लीगल बुक्स होती है उनका एक बेर एक्ट होता है। इस बेर एक्ट का निर्माण विधायिका के द्वारा, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा किया जाता है। तो उसके अंदर वो कुछ सेक्शंस रखते हैं, कुछ आर्टिकल्स रखते हैं। अब ये जो बेर एक्ट होता है, इसकी भाषा जो लॉ एक्सपर्ट होते हैं, जो ड्राफ्टमैन होते हैं, जिनके द्वारा उस कानून को बनाया जाता है, उनके द्वारा वो विशेष प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लीगल लैंग्वेज उपयोग में लेते हैं। आप लोगों का लीगल फील्ड इतना बेहतर नहीं होता है, आमतौर पे जिनके द्वारा लॉ की पढ़ाई नहीं की जाती तो उनका लीगल फील्ड इतना बेहतर नहीं होता। तो जब सामान्य तौर पे हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, तो वहां पे इन चीजों से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती है समझने को लेके। तो एक तो मैं कहूंगा कि बेर एक्ट तो अपने पास में होना चाहिए, संविधान का भी बेर एक्ट होना चाहिए, नगरपालिका अधिनियम का भी बेर एक्ट होना चाहिए। लेकिन जो ये बेर एक्ट है, इसको सिंप्लीफाइड किया है नोट्स के अंदर, और उन नोट्स की किताब भी आ जाएगी, और किताब रहेगी दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर रहेगी। जैसे मैं खुद पढ़ाता हूं, वो तो बाइलिंगुअल रहता है, तो एक लाइन चलती है हिंदी की, एक चलती है इंग्लिश की, और कंटिन्यू, यानी इंग्लिश मीडियम को किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे को लगता है कि राजस्थान के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें दिक्कत रहती है, उनमें इंग्लिश मीडियम कंटेंट नहीं मिल पाता, तो यहां पे आपको नगरपालिका अधिनियम में किसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना ही पॉलिटी में दिक्कत, ना ही इंग्लिश मीडियम, इनमें दिक्कत। बाकी राजस्थान आर्ट, कल्चर, भूगोल में तो हिंदी और इंग्लिश बराबर ही होती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम कंटेंट भी अवेलेबल रहेगा। तो ये कॉमन सी चीजें हैं इसके अंदर। तो बेर एक्ट है वो आपके पास में होना चाहिए। अब देखो, राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और विरासत, उनकी तो 50 किताबें होती है, तो उनके लिए हमेशा ही नोट्स बेहतर होते हैं, क्योंकि जब किताबें हैं, जैसे एक ही वंश ले लें हम लोग, सिसोदिया वंश, अब सिसोदिया वंश में 50 लोगों ने किताबें लिख रखी है, तो वो थोड़ी देखेंगे। तो एक तो 2-4 किताबें कॉमन चलती है, उसके अलावा सबसे बेहतर जो चीज होती है वो नोट्स होती हैं, या जो भी यहाँ पे किताबें बाद में भी रिकमेंड कर दी जाएगी वो आप देख सकते हो, और नोट्स देखने चाहिए, सबसे बेहतर तो वो होता है। और क्लास के अंदर नोट्स बनवाई जाएंगे तो वो अपने काम आ ही जाएंगे। पॉलिटी के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटी, वहां पर भी आपके पास में संविधान का बेर एक्ट होना चाहिए, और बेर एक्ट हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बाइलिंगुअल होना चाहिए। आप किसी भी भाषा में अपनी पढ़ाई करते हो, लेकिन बेर एक्ट दोनों भाषाओं का होना चाहिए। उसमें क्या होता है, एक साइड में इंग्लिश होती है, एक साइड के अंदर हिंदी होती है, तो उसमें अपने को बेर एक्ट समझना और ज्यादा आसान हो जाता है। बाकी ज्योग्राफी की किताबें अवेलेबल, नोट्स बेहतर तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे, और इनके अंदर बेर एक्ट होता है वो हमारे पास में हर हाल में होना ही चाहिए। और जब ये सिलेबस चलेगा तो किताबें भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बातें थी कॉमनली। राधे राधे, क्या हाल चाल? अलवर के अंदर करें? चलो करेंगे, अलवर में प्रयास करेंगे, लेकिन ऑनलाइन तो है ही, तो ऑनलाइन तो हम लोग कहीं से भी दे सकते हैं। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कश्मीर से भी जुड़ रहे थे, यानी वहाँ पे ड्यूटी थी उन लोगों की, जैसे कोई फौज में था, कोई बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें लगे हुए थे, तो वो लोग भी थे, कोई कर्नाटक से भी तैयारी कर रहा था। तो आजकल तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में इतनी दिक्कत आती ही नहीं, हम लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं। अब अलग अलग जगहों से जुड़ रही है ना, जैसे मैं भी, मेरा ये सेशन गाँव से ले रहा हूँ,
तो मैं यहाँ से कुचामन के पास में गांव है तो वहां से सेशन ले रहा हूँ, आप मान लो कोई गंगानगर से देख रहा है, कोई बाड़मेर से, कोई अलवर से, कोई जयपुर से, तो आपस में कनेक्टिविटी हो सकती है हमारी। तो ये कॉमन सी चीजें थी। हाँ, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे ईओआरओ के लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक सर्वे हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ योजनाएं होती हैं। अगर ईओआरओ के अंदर कुछ योजनाएं ऐड की जाती है, जैसे पिछली बार स्वच्छ भारत अभियान था, अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, तो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, तो उनसे रिलेटेड जो लेटेस्ट आंकड़े होते हैं सरकारी दस्तावेजों के द्वारा दिए जाते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे सरकारी दस्तावेज होता है, तो वो आंकड़े हमारे को पढ़ने होते हैं। तो भविष्य में अगर कोई नई योजनाएं ऐड होती है या जो वर्तमान की योजनाएं हैं वही सिलेबस का हिस्सा रहती है, तो उनसे रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 पेज होते हैं, तो वो 2 ही पेज हमारे को पढ़ने होंगे इकोनॉमिक सर्वे के, ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना। वो आरएएस के लिए, पीएसआई के लिए, प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं या कोई और एग्जाम देते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे जरूरी होता है, तो इसीलिए तो सबसे सरल एग्जाम है ये, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ नया बताएं, ये तो सारा का सारा कॉमन था। निकी का बताओ, ओनली पार्ट बी का, उसके लिए भी करते हैं, देखो पार्ट बी के लिए भी अलग से प्रयास करेंगे, अभी तो कॉमन है। नई बातें यही हैं, बस जो पुरानी बातें होती है उसको नए वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। इसमें नई बातें क्या, नई बात यही है ईओ बनो और खुद का अनुभव प्राप्त करो, तो नई बातें तो वहीं पे पता लगेगी, खुद को अनुभव जो मिलेगा। बाकी देखो पढ़ाने में तो यही कॉमन चीजें चलेगी, और ये बातें हैं आप लोगों ने 50 या सैकड़ों वीडियो देख लिए होंगे, उनमें भी ये कॉमन बातें हैं। हाँ, बस पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जो भी टीचर पढ़ाता है उसका। मेरा जो अनुभव है वो पिछले दोनों एग्जाम का तो है ही, इसके अलावा जब मैं पढ़ाता हूँ तो खुद ने भी मैंने एग्जाम क्लियर कर रखा है, यानी आरएस 2018 क्लियर किया था, उसके बाद में सहकारिता विभाग में रहा, अब तो मैंने वहां से रिजाइन दे दिया है, तो प्रशासनिक अनुभव भी रहा। इसके अलावा इनके अंदर आपका जो पॉलिटिकल अनुभव की जरूरत पड़ती है किसी चीज को समझाने के लिए, उसका भी अनुभव है। एडुकेशनल अनुभव वो ऑलरेडी है ही। लीगल अनुभव तो मैंने ऑलरेडी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करी है, तो इन चीज़ों को समझने में मेरे दिक्कत नहीं आती है। आरपीएससी का जो सबसे बड़ा एग्जाम है, आरएएस का एग्जाम, वो क्लियर किया था, तो उसके अंदर ये पता रहता है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, आरपीएससी का लेवल क्या रहता है, तो उससे रिलेटेड भी बातें आसानी से बताई और शेयर की जा सकती है। इसीलिए इतनी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस दौरान प्रैक्टिकल बहुत सारी बातें बता सकते हैं, सामाजिक तरीके से, क्योंकि सामाजिक दायरा एक लंबा चौड़ा रहा है, तो प्रैक्टिकली अनुभव भी रहता है। बहुत सारे जो अधिशासी अधिकारी हैं वो संपर्क में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पहले के हैं, तो वो भी कई बार लीगल संबंधी कोई राय मांग लेते हैं, तो वहां पर भी उनकी मदद की जाती है। तो एक पता रहता है बेसिकली कि किस प्रकार से शासन प्रशासन आगे बढ़ता है, तो वो बातें तो फिर क्लास के अंदर ही होती है, इस सेशन के अंदर सारी चीजें नहीं हो सकती, है ना। हाँ, बीसीए के बाद में भी, बीसीए बैचलर्स डिग्री है तो उसके बाद में हो सकती है, तो बैचलर होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, फिर एग्जाम दे सकते हो। तो ये कॉमन बातें बताई दी। और इससे रिलेटेड एक बार फिर से, ये जो था ये तो ऑनलाइन सेंटर के लिए एप्लीकेशन है, तैयारी कर लो, एप्लीकेशन आप लोगों को पता है, उसका लिंक भी मिल जाएगा यहाँ पे। और ऑफलाइन सेंटर के लिए दिव्य दृष्टि क्लासेज जयपुर, वहां पे आप लोग संपर्क कर सकते हो, ऑनलाइन के लिए तैयारी कर लो, एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो। तो सेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया और आगे भी करते रहेंगे। रिट मेंस दिया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं, रिट में आप लोगों का सिलेक्शन हो। बाकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप लोग आने वाले समय में हमारी नगर पालिकाओं में सेवाएं दो। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।